हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। अभी हम लोग 5 और 6 मई का जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सेशन मॉर्निंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि मॉर्निंग में 1 से लेकर 4 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग को करवाए गए हैं। प्रश्नों की संख्या 20 है। अगर आपने अभी तक उस पर अभ्यास नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है, तो जाके जरूर कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 5 और 6 मई को वो कौन कौन से टॉपिक थे जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना है। एक तो जानना है भारत में बाल विवाह। ये जो है आर्टिकल आया हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज थी जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे पेप्टाइड्स के बारे में कि ये क्यों बना हुआ था न्यूज में, और ये दोनों हमारा जो है साइंस एंड टेक का पोर्शन एग्जामिनेशन हॉल में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। फिर हम बात करेंगे धारा 498A, ये न्यूज में क्यों था, इससे रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा। तो आप देख रहे हैं कि आज के सेशन में आपको हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और पॉलिटी, ये तीनों पोर्शन जो है मिलने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग अंत में ब्लू कॉर्नर नोटिस, ये क्या है, ये क्यों न्यूज में बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी कर अपीली नाधिकरण यानी कि जीएसटीएटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जीएसटी का प्रावधान जो है किस वर्ष किया गया था। जीएसटीएटी के अध्यक्ष और न्यायिक और तकनीकी सदस्य 4 साल तक या 70 वर्ष और 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तमिलनाडु के कुवागम में 18 दिवसीय एक उत्सव है जिसका नाम है कुंथनडावर उत्सव। ये जो है मनाया जा रहा है, ये मध्य अप्रैल से मई तक के बीच में मनाया जाता है। यह परंपरा से ओतप्रोत वार्षिक कार्यक्रम है जो ट्रांसजेंडर पहचान के अपने अनूठे उत्सव के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि कुंथडावर उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसका संबंध जो है तमिलनाडु से है। नेक्स्ट पॉइंट भी तमिलनाडु से ही है। एक सिंपल सी न्यूज थी। न्यूज ये थी कि तमिलनाडु के कोडाई कनाल और थेनी क्षेत्रों में पलियार आदिवासियों पर किया गया अभी एक हालिया शोध में राज्य सरकार से पलियार जनजातियों के साथ साथ ऐसे अन्य जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए आवश्यक और तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया है। ये न्यूज बना हुआ था, लेकिन यहां से आपको एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना है वो ये निकालना है कि पेलियार आदिवासी का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अभी जो है लोकसभा के चुनाव का जो है अलग अलग जो है जनसभा चल रही है। तो वहीं पे तेलंगाना में गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं और वहां पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट क्या था कि निजामाबाद में हल्दी बोर्ड मुख्यालय और बीड़ी श्रमिकों के लिए एक अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना है वो ये निकालना है कि अगर भारत में जो है भाजपा की जो है दोबारा सरकार बनती है तो हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय आएगा वो कहां पे होगा, वो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित होने की इसकी प्रबल संभावना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, हल्दी से रिलेटेड मैं पिछले वर्ष कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है करवा दिया था, करंट अफेयर में ही रिलेट करा के। तो अगर आपको याद होगा तो आप ये बता सकते हैं कि हल्दी में जो है सीड्स उत्पादन वाले राज्य का क्रम क्या है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित भद्रा बाघ अभ्यारण्य, भद्रा टाइगर रिजर्व सफारी के लिए आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो वहां पे ये मतलब कि स्टेटमेंट जो है वहां के प्रबंधन द्वारा जारी किया गया था कि नागरिकों और जो वहां के जानवर हैं उनके बीच में टकराव की स्थिति ना आए, तो इसलिए वहां पे जो है जो फोर्सेस होते हैं उसकी तत्काल आवश्यकता पड़ रही थी। तो आपको यहाँ से एग्जाम के लिए जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकालना है कि भद्रा टाइगर रिजर्व जो है करंट में न्यूज में था, तो ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक राज्य में है। ऐसे ही जितने भी
भाग जो है आपके अभ्यारण्य हैं, साथ ही जितने भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, ये सब जो न्यूज में आते हैं, इन्हीं सबसे जो है लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके जो आपका आता है संबंधित बाघ अभ्यारण्य या फिर जो है नेशनल पार्क और उससे संबंधित राज्य, यहीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो इनको आप एक अलग अपने नोट पॉइंट में मेंशन किए करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जो है आपका सॉरी यहाँ पे सोलोमन द्वीप, ये जो है दूसरा आ गया है, ये हेडिंग नहीं है, ये जो है आपका वन लाइनर ही है। तो पॉइंट ये है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस निगम एयरबस द्वारा डिजाइन और निर्मित 56C295 विमानों में से दूसरी डिलीवरी इनको मिल गई है भारतीय वायुसेना को। यह 260 किलोमीटर की अधिकतम क्रूज गति पर 9 टन तक पेलोड या 71 सैनिकों तक ले जाने में सक्षम है, ये आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2021 में भारत ने 21,935 करोड़ रुपए की लागत से IAF के पुराने एयर बेड़े के बदलाव के लिए 56C295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप से जो है ये इसको शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? जो है सितंबर 2021 में। किसके साथ? बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस निगम एयरबस के साथ, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं डिटेल में कि भारत में बाल विवाह ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये थी कि राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आदेश पारित कर राज्य सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस गांव में बाल विवाह होगा उस गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य को जिम्मेदार माना जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो किस जो है जिले में पड़ता है। राजस्थान का हाई कोर्ट जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि छोटी छोटी जो पॉइंट होते हैं ये भी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी हमसे यहाँ पे भी गलतियां हो जाती हैं। बता दें कि हाल ही के अध्ययन में 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि नागरिक समाज संगठन के गठबंधन ने वर्ष 2022-23 में 9,551 बाल विवाह रोके हैं। अध्ययन के अनुसार शीर्ष 4 राज्य जहां बाल विवाह रोका गया था वे बिहार थे, बंगाल थे, यूपी था और झारखंड थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो कार्रवाइयां की गई थी बाल विवाह पर, तो भारतीय दंड संहिता जिसे 1860 में पारित किया गया था ने 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अवैध बना दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं 1927 का सहमति आयु विधेयक जिसमें कहा गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह अमान्य होगा ने 1927 में बलात्कार नियम को संशोधित किया था। वहीं 1929 का जो कि कई बार एग्जाम में आया है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष और पुरुषों की शादी के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। अब चूंकि इसे न्यायाधीश और आर्य समाज के सदस्य जिनका नाम था हरविलास सारदा द्वारा प्रायोजित किया गया था, इसलिए इस कानून को सारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इनका पूरा नाम क्या था? हरविलास सारदा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। वहीं आजादी के बाद क्या होता है कि 1978 बाल विवाह निरोधक अधिनियम पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष निर्धारित करने के लिए शारदा अधिनियम को 1978 में संशोधित किया गया था और इस आवश्यकता की अवहेलना में किया गया यह विवाह फिर भी कानूनी था। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। यदि कोई न्यूनतम आयु से कम उम्र में शादी करता है तो शादी को अवैध नहीं माना जाता, लेकिन कानून बाल विवाह करने, अनुमति देने या बढ़ावा देने के लिए सजा का प्रावधान करता है, ये आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे एक चीज है जो आपको नोट करनी है, नोट ये करना है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए दक्षिण एशियाई पहल जिसने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक क्षेत्रीय कार्य योजना 2015-18 को अपनाया है, उसमें भारत को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं
भारत में बाल विवाह पर नवीनतम जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जो है आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी यूजफुल होंगे, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये आंकड़े जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसके अनुसार देश में बाल विवाह 2005-6 में 47.4% से घटकर 2015-16 में 26.8% हो गया है, जो पिछले 10 वर्षों में 21% की गिरावट दर्शाता है। पिछले 5 वर्षों में बाल विवाह में 3.5% की गिरावट आई है। बिना शिक्षा प्राप्त लड़कियों में से 48% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों में केवल 4% की शादी हुई है। सबसे अधिक बाल विवाह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच देखा गया है। इन समुदायों में 26% शादियां तय कानूनी उम्र से भी कम उम्र में होती हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा शीर्ष 3 राज्यों में से थे जहां बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से ऊपर था, और इन 3 राज्यों में 20 से 24 वर्ष की आयु की 40% से अधिक महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए भी, मेंस और निबंध में भी जब ऐसी चीजें आप मेंशन करते हैं तो वहां पे आपका जो है आंसर राइटिंग और ऐसे ये दोनों रिच हो जाता है। अन्य 5 राज्य जहां पे बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत जो है बाल विवाह का औसत राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, वो कौन कौन से हैं? झारखंड है, असम है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है और तेलंगाना है। ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा। तो शीर्ष की बात होगी तो शीर्ष में पश्चिम बंगाल जो है नंबर 1 पे है, उसके बाद बिहार आता है, फिर त्रिपुरा आता है। ये भी आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम ऑक्सीटोसिन की कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये हमारा जो है साइंस का पोर्शन कवर करेगा एग्जाम में। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन के बड़े पैमाने पर उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने को जो है कहा है। तो अब जब ये न्यूज में बना हुआ है तो क्यों ना इसके बारे में हम पढ़ लें, क्योंकि कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। तो बता दें कि ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। कई बार इसी स्टेटमेंट से प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। यह सेक्स, प्रसव, स्तनपान या सामाजिक बंधन के दौरान स्तनधारियों की पिट्यूटरी ग्रंथियों से स्रावित एक हार्मोन है। इसे रासायनिक रूप से भी निर्मित किया जा सकता है और फार्मा कंपनियों द्वारा प्रसव के दौरान उपयोग के लिए बेचा जाता है। नई माताओं को जन्म देने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से बचाने के लिए इसका उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो मातृ मृत्यु के एक सामान्य कारण बनता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेप्टाइड्स की। पेप्टाइड्स भी आपका जो है साइंस का पोर्शन कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि वैज्ञानिकों ने घातक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निपटने के लिए गाय उत्पन्न पेप्टाइड्स का उपयोग करके एक आशाजनक थेरेपी विकसित की है। गाय से जो पेप्टाइड्स उत्पन्न हुआ है उसको विकसित किया है, जो पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी गंभीर संक्रमणों से निपटने के लिए सहायक होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा हमारे एग्जाम के लिए। बता दें कि अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टाइड कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कई पेप्टाइड्स मिलकर प्रोटीन का गठन करते हैं और प्रोटीन एवं पेप्टाइड में आकार का ही केवल अंतर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रोटीन और पेप्टाइड्स कोशिकाओं के मूल घटक हैं जो महत्वपूर्ण जैविक कार्य करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पेप्टाइड्स के कार्य क्या क्या होते हैं। यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। जैसे शरीर बहुत सारे अलग अलग पेप्टाइड्स बनाता है, जिनमें से प्रत्येक की अलग एक भूमिका होती है। वे उम्र बढ़ने में सहायता, सूजन रोधी, मांसपेशियों के निर्माण के गुण प्रदान कर सकते हैं। कुछ पेप्टाइड्स हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं जो अणु होते हैं, जो कोशिकाओं से निकलने पर शरीर के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। पेप्टाइड्स के संभावित स्वास्थ्य लाभों के कारण कई पूरक उपलब्ध हैं, जिनमें पेप्टाइड्स होते हैं जिन्हें निर्माताओं ने या तो भोजन से प्राप्त किया है या कृत्रिम रूप से प्राप्त किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं धारा 498A। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज ये था कि सेक्शन 498A आईपीसी हैज बीन कॉपीड वर्बेटिम इन न्यू क्रिमिनल लॉ, मेक चेंजेस। सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार ने कहा है कि जो आपका जो है सेक्शन 498 आईपीसी का है वो हूबहू वैसा है जैसा कि अभी आप जो है भारतीय न्याय संहिता में जो है पेश किए हैं, तो उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, आप उसको ध्यान दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। अब बता दें कि यह एक
महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जिसका उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके पतियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा उन पर की जाने वाली क्रूरता से बचाना है। धारा 498। यह धारा 1983 में भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की बढ़ती चिंता को संबोधित करने के लिए आईपीसी में एक संशोधन के रूप में पेश की गई थी। आईपीसी की धारा 498 के तहत पत्नी के साथ क्रूरता करने पर पति या उसके रिश्तेदारों को 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह धारा केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रीजन था कि जो धारा 498 जो है न्यूज में बना हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ब्लू कॉलर नोटिस के बारे में कि ये जो है हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये पर्सन है रेवेन्ना प्रज्वल, इनके विरुद्ध जो है ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया गया है। तो जब ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया गया है तो इसके बारे में हमको जो है डिटेल में जानना चाहिए कि आखिर ये क्या है और ये क्यों जारी किया गया। तो ये जो ब्लू कॉलर नोटिस होता है ये जो है सीबीआई ने जारी किया है। किसके लिए ये जारी किया है? जो प्रज्वल रेवन्ना है जो कि फरार चल रहे हैं देश से और इनके ऊपर रेप का भी इल्जाम लगा हुआ है। कर्नाटक के ये रहने वाले हैं और ये पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं एचडी देवगौड़ा उनके ये पोते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लू कॉलर नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जितने भी ये कॉर्नर नोटिस होते हैं ये इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं। 7 प्रकार की नोटिस जारी की जाती है। अब ये कौन कौन सी नोटिस होती है? तो इनमें है रेड नोटिस। यह नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके। येलो नोटिस क्या होता है? लापता नाबालिगों को खोजने या उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद के लिए जो स्वयं पहचान करने में असमर्थ हैं। ब्लैक नोटिस क्या होता है? अज्ञात शवों की जानकारी के लिए जो है इंटरपोल ब्लैक नोटिस जारी करता है। वहीं ग्रीन नोटिस क्यों जारी करता है? किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करना जिसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है, तब इंटरपोल जो है वो ग्रीन नोटिस जारी करता है। ऑरेंज नोटिस कब जारी करता है? किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरा मानकर चेतावनी देने के लिए ऑरेंज नोटिस जारी करता है। पर्पल नोटिस कब जारी होता है इंटरपोल का? अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरणों या उनके छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्पल नोटिस जारी की जाती है। ब्लू नोटिस, यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहाँ पे इंटरपोल की हो रही थी तो आप ये भी समझ लें कि इंटरपोल का जो पूरा नाम है वो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपने ब्लू कॉलर नोटिस भी देख लिया कि ये क्यों जारी किया गया, क्योंकि जो आपके प्रज्वल हैं इनके विरुद्ध सीबीआई ने ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया है। तो जब ब्लू कॉलर नोटिस जारी हुआ था तो किसके द्वारा जारी किया गया था? सीबीआई के द्वारा। और ब्लू कॉलर नोटिस जो है ये पूरा प्रावधान जो आपके जो कलर जो है नोटिस होते हैं ये इंटरपोल द्वारा दिया जाता है। तो जितने भी हैं ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक, ये सब आप लोगों ने देख लिया है। तो ये आपका 5 और 6 मई का करंट अफेयर था जिसके बारे में आपने डिटेल में यहाँ पे पढ़ लिया है। अगर ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो, और ध्यान रहे जो ये संडे आने वाला है अपकमिंग संडे, इसमें भी आपका जो ये वीक है 2nd वीक ऑफ मई, इसका भी करंट अफेयर से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन के तौर पे करवाए जाएंगे। और आप लोग को रिवीजन कैसे करना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पॉज करके उसको आप पढ़ के आप उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। उससे होगा क्या कि उससे आप अपना एग्जाम जो है खुद ले पाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब एक कोई एप्लीकेशन खोल के वहां पे आप कमरे में बैठ के ABCD बस केवल टिक कर दे रहे हैं कि देखते हैं कि क्या सही होता है कि नहीं सही होता है, और अगर गलत भी हो गया तो कौन सा पूरे
लोग जान रहे हैं कि गलत हुआ है कि नहीं गलत हुआ है। तो ये बस इन सब चीजों से उबरिए, थोड़ा सा जो है अपने अंदर से ना झिझक हटाइए, कमेंट करने का प्रयास किया करिए। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है सेशन में उसको कमेंट करने का प्रयास किया करिए, और उससे और फिर जब आप कमेंट करेंगे और अगर वो गलत हो जाता है उसके बाद जब आपको राइट आंसर पता चलता है तो विश्वास मानिए कि वो आंसर आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।